नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आशा करते हैं नए साल आपके लिए खुशहाली लेकर आए, आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए, आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। जश्न के साथ नए साल का आगाज। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करने मंदिरों में उमड़ी भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। नए साल के पहले दिन मोहन सरकार देगी सौगात। युवा और नारी सशक्तिकरण मिशन की होगी शुरुआत। किसान और गरीब कल्याण मिशन भी होगा शुरू। एमपी में 9 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन। 4 डीआईजी बने आईजी, 4 एसपी को बनाया गया डीआईजी। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। हरदा कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 2 तहसीलदार और 3 नायब तहसीलदारों पर लगाया जुर्माना। समय सीमा पर काम पूरा नहीं करने पर एक्शन। भोपाल पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। तलवार लहराते हुए वायरल किया था वीडियो। कान पकड़कर मंगवाई गई माफी। कटनी में बाघ के हमले से महिला की मौत। लकड़ी बीनने गई थी जंगल। वन विभाग ने ग्रामीणों से की जंगल में नहीं जाने की अपील। और अब बात करेंगे नए साल से जुड़ी खबरों की। तो इस नए साल को हर व्यक्ति अलग अलग अंदाज में मना रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों के बाहर कतारों में लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। और ये तस्वीरें बाबा महाकाल की भस्म आरती की है। पूजा अर्चना विशेष तौर पर उनमें की गई और पूजा पाठ के साथ नए साल की शुरुआत आज हुई है। हजारों भक्त बाबा महाकाल की शुरुआत करने की इच्छा रखते थे और वो सब वहां पर पहुंचे। और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए IBC 24 ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन कर आप अपने साल की शुरुआत करें। इस नए साल में बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर रहेगा और इस दर्शन के साथ अपने साल की शुरुआत कर एक ऊर्जा प्राप्त करें, क्योंकि न सिर्फ एक समाज बल्कि पूरी जो सृष्टि है वो इनके रहमो करम पर चल रही है। तो अलग अलग शहरों में भी यही हाल है। न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे देश के अलग अलग शहरों में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपने इष्ट देव के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत करने को देख रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में देखिए इस तरह से नए साल की शुरुआत हुई। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर पहली दर्शन करने, नए साल की पहली शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन के साथ करने के लिए वहां पर पहुंचे और इस भस्म आरती और पूजा पाठ में शामिल हुए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उज्जैन से रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ेंगे और मंदसौर से शुभम मालवी हमारे साथ जुड़ेंगे पशुपतिनाथ मंदिर से। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, मंदिरों के बाहर भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु अपने नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन के साथ कर रहे हैं। उज्जैन में क्या स्थिति है, बताएं। देखिए, आज नए साल का पहला दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का मौसम भी कुछ वैसा ही है और आप देखेंगे कि
महाकाल मंदिर परिसर के ठीक बाहर हम लोग खड़े हुए हैं फिलहाल, और चूंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की आज उम्मीद है, और ऐसे में आप देखेंगे कि ठीक बाहर की ओर जो शिखर है, यानी कि महाकाल मंदिर का जो शिखर है, उस पर भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि कैसी धुंध जो है वो छाई हुई है, यानी कि जीरो विजिबिलिटी जो है वो इस समय नजर आ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज आने वाले हैं, इसलिए व्यवस्थाएं भी कुछ इसी तरीके से दुरुस्त की गई है कि जो अमूमन आम दिनों में जो एंट्री होती थी वो एंट्री पूरी ब्लॉक करते हुए एक दो ही 3 से 4 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, और इसी के चलते सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रभात आरती के बाद में जो दूसरी आरती है 8 बजे का, उसके बाद में श्रृंगार बाबा महाकाल का चल रहा है, और हम आपको दिखाने का जरूर प्रयास कर रहे हैं कि जो कोहरे की चादर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको कुछ भी फिलहाल जो शिखर भी है वो भी जीरो विजिबिलिटी में है, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के मंदिर पहुंच रहे हैं। चूंकि आज नए साल का पहला दिन है और ऐसे में हर कोई नए संकल्प के साथ में, भगवान के दर्शन के साथ में इस नए साल की शुरुआत करना चाहता है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा महाकाल के दरबार में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह का जो पहला पहर है उसमें मौसम जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आर्द्रता जो है वो जीरो विजिबिलिटी की है, यानी कि धुंध के कारण और कोहरे के कारण शिखर भी नजर नहीं आ पा रहा है। बहुत पास से ही आपको सब चीजें जो है वो पर्याप्त तरीके से दिखेंगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये महाकाल मंदिर के परिसर के ठीक हम लोग बाहर मौजूद हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है और उस क्राउड के कारण लोगों को भी अंदर पहुंचाना काफ़ी मुश्किल का एक टास्क पुलिस प्रशासन के लिए है, और उसी के हिसाब से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। और आप देखेंगे कि लोग भी आने जाने के लिए अलग अलग वैकल्पिक मार्गों के जो तलाश है वो कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके का आज परिदृश्य है उसमें 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो आज महाकाल मंदिर में आने की संभावना है। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और इसी कारण आप देखेंगे कि फिर ये सुबह का जो समय है उसमें यानी मौसम थोड़ा खराब है, तो बड़ी कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है, लेकिन 7 से 8 लाख श्रद्धालु आज महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया ये सब जानकारी दे रहे थे। आप नजर बना के रखिएगा, रवि आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया। तो नए साल को लेकर ग्वालियर, शिवपुरी, चंदेरी, ओरछा में होटलों की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। नए साल के जश्न के लिए एमपी टूरिज्म ने चंदेरी, ओरछा से लेकर चंबल सफारी तक 3 सर्किट तैयार किए हैं, जहां कपल्स और फैमिलीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एमपी पर्यटन विभाग के जनरल मैनेजर नितिन कटारे के मुताबिक टूरिस्ट ऐतिहासिक स्थानों के साथ वन्य जीव भी देख सकेंगे। ये स्पेशल पैकेज 2 दिन से लेकर 7 दिन तक का है। बता दें आपको कि ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले 2 सालों से विदेशी पर्यटकों की काफ़ी अधिक संख्या बढ़ी है, और ऐसे में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसे लेकर पर्यटन विभाग ने अब पूरी तैयारी कर ली है। हमारे जितने भी प्लेसेस लाइक चंदेरी, ओरछा, शिवपुरी, ग्वालियर, सारे डेस्टिनेशन 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक सारे होटल ऑलमोस्ट फुल होते हैं। एवरी ईयर ये ट्रेंड है, और लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर अपना नया साल मनाने, 31 की इवनिंग को सेलिब्रेट करने। रेलवे आज से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू करेगा। भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों के नंबर और समय सारणी में बदलाव होगा। यानी कमलापति जबलपुर एक्सप्रेस समेत 15 ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी होगा। पटना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस, रक्सौल लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, सिवनी फिरोजपुर एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर बदल दिया जाएगा। वहीं जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस, कटनी भुसावल एक्सप्रेस, रीवा भोपाल एक्सप्रेस, कटनी इटारसी मेमू, बीना ललितपुर स्पेशल ट्रेन, कोटा बीना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के समय सारणी में भी बदलाव होगा। और परिवर्तित जो समय है इससे गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी। इंदौर में पुलिस के साथ कुछ युवकों ने बदसलूकी की है। बर्थडे पार्टी में डीजे बंद करवाने की ये पुलिस गई हुई थी और हंगामे के बाद सभी को थाने लेकर पुलिस पहुंच गई।
7 लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रजापत नगर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। द्वारकापुरी थाना पुलिस अब जांच में जुटी है। तो कुछ युवकों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की है और हंगामा किया युवकों ने, जिसके बाद अब पुलिस कर्मियों ने युवकों को ही लेकर थाने पहुंच गई। केस दर्ज कर लिया 7 लोगों पर और अब जांच जारी है। बर्थडे पार्टी चल रही थी प्रजापत नगर में। द्वारकापुरी जो थाना पुलिस है ये जांच में जुटी हुई है। भोपाल में 9 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन हुए हैं। 4 डीआईजी बने हैं आईजी और 4 एसपी बन गए हैं डीआईजी। इंदौर सीएस संतोष सिंह बने एडीजी। डीआईजी सचिन अतुलकर कुमार सौरभ आईजी बन गए हैं। कृष्णा वेणी देसावतु जगत सिंह राजपूत ये आईजी बने हैं। एसपी विजय कुमार खत्री और विनीत कुमार जैन डीआईजी बन गए हैं। मनोज कुमार सिंह राकेश कुमार सिंह ये डीआईजी बने हैं और गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आपको बता दें। आज उज्जैन जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बाबा महाकाल के दर्शन वो करेंगे। तो नए साल की शुरुआत आज बाबा महाकाल के दर्शन के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। आज नए साल की शुरुआत में वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। रीवा में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी हैं अनिल सोनकर, उन्होंने बताया कि 7 महीने पहले चोरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ब्रिज के बाजू में यानी बगल में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। हत्या के दौरान युवक का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि युवक के साथी ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में बताया आरोपी युवक ने कि घटना के दिन मृतक और उसने एक साथ शराब पी थी। तभी नशे की हालत में उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई और इसी के चलते उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उनकी डेड बॉडी जो है ब्रिज के नीचे, जो चौराटा से अपन जब चलते हैं तो रेलवे ब्रिज है, उसके बाएं तरफ एक झोपड़ी में के पास में मिली थी। नशे की हालत में छेड़छाड़ किया था, जिस बात से वो व्यथित और रंजिश रखता था और उसी रंजिश का परिणाम था इसका हत्या। सिंगल आदमी अभी तक जो हमारी विवेचना है उसमें सिंगल उसी के द्वारा ही एक घटना की गई है। सिंगरौली में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पूरा मामला जियावन थाना क्षेत्र का है, जहां युवती अपने परिचित के साथ मेला देखकर वापस लौट रही थी। इस दौरान भैंस लूटी के जंगल के पास 6 बदमाशों ने उसे और उसके परिचित को बंधक बना लिया। उसके परिचित के साथ मारपीट की और जब युवती ने शोर मचाया तो 4 आरोपी जंगल की तरफ भाग गए। तो आरोपियों ने युवती को जंगल ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अकौरी के 6 लड़के आए और पीड़िता उसके परिचित के साथ मारपीट गाली गलौज करने लगे। उनमें से 4 लड़के मारपीट गाली गलौज कर दूसरी तरफ भाग गए हैं और 2 लड़के पीड़िता को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पुलिस को यह सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें बनाकर पीड़िता आरोपियों की पता तलाश चालू किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीमच के हेमू कॉलोनी में 2 बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों के पर्स छीनने के बाद महिला जमीन पर गिर गई। बता दें कि महिला इंदौर की रहने वाली है और वो अपने रिश्तेदारों के यहां आई थी। फिलहाल महिला ने इस मामले की शिकायत थाने में की है और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ये देखिए, महिला का पर्स छीना और भागते बने। नर्मदापुरम में 2 युवक अर्धनग्न होकर लेटते हुए जन सुनवाई में पहुंचे
और जन सुनवाई के कक्ष के पहले ही तहसीलदार ने उन्हें रोक लिया, उनकी समस्या सुनी। जीरा बे के रहने वाले राजकुमार सराठे और उसके भाई ने बताया कि उनके पड़ोसी ने सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और इसके चलते आज लेटते हुए जनसुनवाई में उन्होंने गुहार लगाने की मंशा की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार और एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पीड़ितों ने इससे पहले भी सिवनी मालवा में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरा खेत का पानी निकलता है। जो मेरा खेत के पश्चिम में एक सरकारी गोया 60 बाई 60 कड़ी का सरकारी गोया, उसमें मकान बना रही है ताकि उसमें मेरा खेत का पानी निकलता। मैंने कहने पर उनने मेरी कल्याण विभाग का कंप्लेंट कर दी। तीनों भाई जन सुनवाई में आए थे क्योंकि हमारी सिवनी मालवा में कोई सुनवाई होती नहीं है ना। उनको आश्वासन भी दिया है, उनके आवेदन को जन सुनवाई में विशेष रूप से दर्ज किया है। दर्ज करने के बाद उनको हमने इत्मीनान से उनकी सारी तकलीफें सुनी है और संबंधित एसडीएम तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, अनुविभागीय अधिकारी जो होते हैं इस तरह के होते हैं, उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया है। काली कमाई के धन कुबेर एमपी के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक, केवल 12 साल की नौकरी इन्होंने की थी। सौरभ शर्मा, इनके घर से अकूत संपत्ति मिली थी। इस मामले में भले ही लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग की जांच जारी है, लेकिन मामले में खुद जांच एजेंसियां ही घेरे में आ गई हैं। लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर में छापेमारी की थी और इस छापे में उन्होंने कई खुलासे भी किए थे, वाहवाही भी लूटी थी, लेकिन अगले ही दिन इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। कैसे ऐसा हुआ, क्या था यह मामला, जरा देखें इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई, जांच एजेंसी ही घेरे में आई, बरामद हुआ करोड़ों का माल। अब एजेंसी पर उठने लगे हैं सवाल। परिवहन विभाग में मात्र 7 साल काम करने वाले पूर्व आरक्षक सौरभ के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की। 9 दिन में 3 जांच एजेंसियों ने छापे मारे। अब तक लगभग 100 करोड़ की संपत्ति तीनों जांच एजेंसियों को मिली है। इसमें लोकायुक्त को 7 करोड़ 98 लाख, आयकर विभाग को 52 करोड़ और ईडी को 37 करोड़ की संपत्ति मिली है। लेकिन अब इस मामले में सबसे पहले छापा मारने वाली लोकायुक्त की टीम सवालों के घेरे में है। पहला सवाल यह उठता है कि लोकायुक्त ने भोपाल में सौरभ के घर में 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे दबिश दी। इस टीम ने सौरभ के घर E778K और दफ्तर E7657 में छापा मारा, लेकिन महज 140 कदम दूर बन रहे दूसरे घर को छोड़ दिया। सौरभ के ग्वालियर के ठिकानों पर भी 19 दिसंबर को रेड नहीं की, जबकि इन्हीं ठिकानों पर ईडी ने 27 दिसंबर को रेड की। तो ईडी को 33 करोड़ की संपत्ति एफडी बैंक खाते में जमा कैश मिला। दूसरा सवाल, कोर्ट में पेश लोकायुक्त की नोटशीट में बरामदगी महज 54 लाख की बताई गई, लेकिन लोकायुक्त डीजी ने खुद मीडिया को बताया कि 7.80 करोड़ का सामान बरामद हुआ है। इस कारगुजारी का खुलासा होते ही लोकायुक्त इसे लिपिकीय गलती बताने लगे। लोकायुक्त ने दोबारा बताया कि 7 करोड़ 98 लाख का माल बरामद हुआ है। तीसरा सवाल, मेंडोरा के जंगल में जिस इनोवा कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला, वह भी उसी रात को आयकर टीम को मिली जब लोकायुक्त ने सौरभ के घर छापा मारा। ये सौरभ के सहयोगी चेतन की कार थी, जो पत्नी के साथ उसी दफ्तर में रहता था। IBC 24 को मिले सीसीटीवी फुटेज में भी ये कार सौरभ के दफ्तर के पास दिखी थी। छापे के दिन दोपहर में सौरभ के दफ्तर से महज 400 मीटर दूर ये कार नजर आई थी। आशंका है कि कार्रवाई के दौरान कार में कैश और सोना भरकर निकाला गया हो। चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकायुक्त ने कार्रवाई में सिर्फ 7 करोड़ 98 लाख की जब्ती दिखाई, जबकि 8 दिन बाद ईडी की कार्रवाई में इसी दफ्तर, घर और अन्य ठिकानों से 37 करोड़ रुपए मिले। पांचवा सवाल, 19 दिसंबर को लोकायुक्त टीम को सौरभ के घर और दफ्तर से कई दस्तावेज मिले, जिसमें उसके सहयोगियों के खिलाफ बेनामी संपत्तियों के कई सबूत मिले, लेकिन लोकायुक्त ने इनके ठिकानों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। छठवां सवाल, लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि सौरभ के वीडियो लीक किए गए, इन्हें दुबई का बताया गया, जबकि वीडियो घर के ही थे। सातवां और आखिरी सवाल, जांच के दौरान ये भी सामने आया कि सौरभ की नौकरी फर्जी सर्टिफिकेट से लगी थी, पर इस मामले की ना तो पुलिस को जानकारी दी गई, न ही परिवहन विभाग को। ये विवेचना की बात है कि कहाँ पे वो गाड़ी थी, कैसे वहाँ पहुँची, तो इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। इसके बारे में पहले तो इनकम टैक्स के पास क्या जानकारी है, वहाँ से भी हम जानकारी शेयर कर सकते हैं।
इस पूरे मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही ये भी आरोप लगाए हैं कि सौरभ की पकड़ ऊपर तक थी, उन सभी को पकड़ा जाए। ईडी अगर सही माने में आपको निष्पक्ष बताना चाहती है तो ये मौका है, जो सौरभ शर्मा के पीछे मंत्री और ऊपर के लोग हैं इनको पकड़े, इनके घरों पे छापे मारे, सौरभ शर्मा से पूछे कि ये बाकी पैसा कहाँ जा रहा था। फिलहाल सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी फरार है और सवालों के घेरे में आने के बाद अब लोकायुक्त ने भी मीडिया से दूरी बना ली है। अब आगे देखना होगा कि सौरभ शर्मा कब तक पकड़ में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।